नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिरीश जोशी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। और आज आपसे सुबह ही बात हो रही थी और हमने सोचा था कि आज कार्यक्रम करेंगे इस पे, आपके पास समय नहीं था, मैं भी कहीं चला गया था, तो अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यूएस डॉलर पे हमारी बात हो रही थी, बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, बहुत सारे मैंने देखा सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, तमाम वीडियोज़ डॉलर डी-डॉलराइज़ होगा या डॉलर डी-डॉलराइज़ नहीं होगा, एक डिबेट सी छिड़ गई है। यूएस डॉलर का जो स्टेटस है एज़ अ प्राइमरी रिज़र्व करेंसी, मतलब कि वो एक डोमिनेंट एसेट था, जो क्रिएट किया गया था सेंट्रल बैंक और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें डॉलर का कारोबार होता था। आपको तेल खरीदना है तब आपको डॉलर चाहिए, आपको इंपोर्ट करना है तब आपको एलसी डॉलर में खोलनी है, आपको एक्सपोर्ट करना है तब आपको डॉलर करेंसी में अपने रेट्स कोट करने हैं। तो एक तरीके से एक ग्लोबल करेंसी बन गया था डॉलर। और उसके बाद जब प्रोडक्शन बेस चाइना शिफ्ट हुआ, जब बिजनेस चाइना शिफ्ट हुआ, तो ऑब्वियसली यूएस कंजम्पशन मार्केट बन गई, चाइना जो है प्रोडक्शन मार्केट बन गई। तो उस वजह से वर्ल्ड के जीडीपी का 35% हिस्सेदारी चाइना के पास आ गई और मात्र 18% हिस्सेदारी यूएस के पास रह गई। अगर हम भारत से इसका अनुमान लगाएं तो 13% भारत का एक्सपोर्ट मात्र यूएस को होता है, बाकी तो और कंट्रीज को होता है। तो ये जो डॉलर की हेगमनी है या हेजमनी है, उसको और डी डॉलराइजेशन को हम पहले तो उसको डिफरेंशिएट करें कि दोनों का फर्क क्या है, और उसके बाद हम बात करें कि डॉलर पर इतनी डिबेट क्यों छिड़ गई, क्या वजह है कि आज सब डॉलर पे ही बात कर रहे हैं और किसी चीज पर बात नहीं कर रहे हैं। जी गिरीश जोशी जी। आत्मजीत जी देखिए, ये एक प्रोपोगंडा मशीन है जिसके ऊपर अमेरिका 200 साल से ये काम कर रहा है। उसको अपना जो हेजिमनी है वो मेंटेन करना है, तो कहीं पर कुछ भी गेम करेगा, कुछ भी प्लस माइनस बताएगा। अभी इसको पीछे जाने से पहले देख लो, वेनेजुएला के बाहर आपके वॉर वेसल्स भेजने का क्या मतलब है? वेनेजुएला के पास सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, उसको समझ में आ रहा है कि कतर के अटैक के बाद शायद गल्फ अपना रवैया बदल दे, तो क्या करेगा? तो ये अभी भी वो कोशिश में है कि मैं उसका, देखिए पूरा एक प्रोग्राम सिस्टमेटिकली फेल हो गया। उसको पहले ऐसे था कि मैं पूरे मेक अमेरिका ग्रेट अंकर के चक्कर में मैंने एक धमकी दे दी तो सारे हमारे जो बिजनेसमैन चाइना इंडिया इधर बैठे हो वो वापस आ जाएंगे। पहले तो वो हुआ नहीं। आपने जैसे ही मागा की बात करी तो पहले तो तुम्हारा ही एडवाइजर एलन मस्क ने मना कर दिया, उसकी 75% टेस्ला गाड़ियां चाइना में बन रही हैं। चाइना और अमेरिका का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी दुनिया जानती है कि कहीं मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद आपने वॉलमार्ट को बताया, वॉलमार्ट की 85% एफएमसीजी की आइटम पूरी दुनिया में जा रही है चाइना में बन के। उसने बोला मैं भी वहां से नहीं हट सकता हूँ। तो इसका ये प्रोग्राम फेल हुआ। फिर इसको लगा कि ब्रिक्स इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसका हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो मोदी जी को बिठा के जो उसने पहले डायलॉग मारा था कि द ब्रिक्स इज डेड, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर उसने सबको दबा के देख लिया। ना ब्राजील दबा, न रसिया दबा, न चाइना दबा, न साउथ अफ्रीका दबा। और उन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया वो पूरा दुनिया देख रही थी उसको। हम लोग ही एक ऐसे थे, फॉर सम रीजन बेस्ट नोन टू देम, कि हम लोग उसको शरण होते चले गए। उसने, जब हम लोग ने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने हमारे आदमियों को ढूंढ ढूंढ के हथकड़ियां करके मैक्सिमम इंसल्ट करके उसने भेज दिया हमको। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसके बाद और किसी को उसने नहीं भेजा है। ये प्रेशर टैक्टिक्स उसकी बात ज्यादा नहीं चली, क्योंकि बाद में आपने चाइना भी रिएक्ट करना शुरू करा तो आपके पास कोई चांस नहीं था। यू आर बिटवीन द डेविल एंड द सी, कि अब इधर जाना है या उधर जाना है। तो आप अपने कुछ पर्सनल प्रोटेक्शंस में, फिर आपने जो गलतियां करी उस वक्त जब आपका पीक टाइम चल रहा था, चाइना ने आपको बीआरआई के लिए ऑफर दी थी कि भाई बीआरआई में बना रहा हूं, और बीआरआई का जो लोग जानते हैं उसका इंपॉर्टेंस आज इतना बड़ा है। उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट 2 दिन पहले जिंग चाइना के पोर्ट से आईसीडी इंटरनल जो डिपो होता है कंटेनर ड्यूज, वहां से उसने 10,339 किलोमीटर की रेल लाइन फिट कर ली थी 2013 में जो स्टार्ट करी थी। उसका पहला ऑपरेशन हुआ। 60,000 टन ऑफ क्रूड ऑयल और रिटर्न में ईरान से चाइना शिप रेलवे लेके आ रहा है। जाने के टाइम पे उसने अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इसका उसको कैटर करने के लिए उसने ईरान के पोर्ट को सामान देना शुरू करा, ताकि उसके बिजनेस को भी वो होल्ड में ला रहा है। तो आप देखिए, ये एक उसने सी रूट से अपना डोमिनेशन ऑलमोस्ट 60% खत्म कर लिया है चाइना ने। अब उसको ये भी डर नहीं रहा है
अब ब्रिक्स के अंदर वहां से वो बाइफरकेट करेगा तो ग्वादर को भी डेवलप करेगा, वो चाबार को भी डेवलप करेगा। हम लोग इस चीज में रह गए क्योंकि हम लोगों ने खुल के अपने आप को सुपर पावर दिखाने के चक्कर में हमने ब्रिक्स का विरोध कर दिया था। उस वक्त डिप्लोमेसी द कर्टसी डिमांडेड कि आप कुछ बोलो ही ना, उसको करने दो। लेकिन उस वक्त आप इतने फुल पावर में थे कि आपने तो मुंद्रा पोर्ट से लेके हाइफा पोर्ट तक का पूरा जो डील करवा दिया था, आपको लगा ये सबसे बड़ा पावरफुल रूट है। लेकिन आपके पीछे दूसरी जो चीजें चल रही थी वो आपको ध्यान में ही नहीं थी। 2011-12 से तो आपका ये नॉर्थ रूट जो था, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ रूट, जो अंटार्कटिका से रशिया ने यूरोप तक कर दिया, 13,000 माइल वो कम हो रहा है, कम से कम 3,500 माइल कम हो रहा है, $13,000 उसमें बच रहे हैं। उसने अभी तक 3 मिलियन में वो जो आपने बताया था आइस कटर्स लग गए हैं जहां पे हाँ, वो तब तक पॉसिबल नहीं था क्योंकि अंटार्कटिका में आइस कट कैसे करोगे, डीजल वेसल से तो आपका होगा नहीं। तो तभी तक उन्होंने न्यूक्लियर 3 वेसल बना लिए और तीनों 3 वेसल वहां पे, वो तो सालों साल वहां चल सकते, दे डोंट नीड रिफ्यूलिंग। तो न्यूक्लियर बेस जो उन्होंने आइस कटर्स लगाए वो 3 के 3 वेसल उसमें डाल दिए और अभी वो रूट खुला करके रख देते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 मिलियन मेट्रिक टन का तो धंधा वो लोग कर चुके हैं वहां से। यूरोप को बहुत सस्ता पड़ रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है। और कनाडा को ये होप है कि जिस रूट से वो निकल रहा है वो कनाडा पे कम से कम वहां पे 3 सर्विसिंग पोर्ट्स आ जाएंगे, तो कनाडा इज ऑल्सो गोइंग टू ओपन अप इट्स इकोनॉमी। तो ये रूट एक आपका चालू हो गया। तो चाइना अपने ही फेज, रशिया, अमेरिका इसी चक्कर में कि ब्रिक्स को कैसे खत्म करा जाए, ब्रिक्स वाज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर इट। लेकिन तब तक आप देखिए कि जो भी कंट्रीज वहां पे इन्होंने सिस्टम से कर लिया था, उसमें मेजर कंट्रीज में चाइना हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड राइट फ्रॉम श्रीलंका टू यूरोपियन यूनियन बॉर्डर। अब इसका खतरे में आप देखिए तो डी डॉलराइजेशन की बात ब्रिक्स में कभी हुई ही नहीं है, दैट इज द फैक्ट। उन्होंने ये सिस्टम कराया कि एवरीबडी विल स्टार्ट डीलिंग इन देयर ओन अकाउंट। आप देखिए स्विफ्ट, 2 इकोनॉमिकल टेरर अमेरिका के पास थे, दैट वाज स्विफ्ट एंड योर डॉलर। डॉलर की दादागिरी आपको अब धीरे धीरे समझ में आ गई, अफ्रीका को भी समझ में आ गई कि भाई ये तो हमको डॉलर की वजह से जैसे चाहिए वैसे नचवा रहा है, तो उसको उन्होंने रिएक्ट कर लिया और दे नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ। सारी यूरोपियन कंपनीज की गोल्ड माइंस नेशनलाइज हो गई, आपका रेयर अर्थ मटेरियल नेशनलाइज हो गया, और उसके पहले चुपचाप चाइना ने उनको डेवलपमेंट मॉडल सिखा दिया है कि भाई आप देखिए रोड बनाइए, आप हॉस्पिटल्स बनाइए, आप एजुकेशन करिए। तो उसने विन विन सिचुएशन में क्रिएट कर लिया। उसने रेयर अर्थ मटेरियल पे अपना कब्जा भी जमा लिया, उनको डेवलपमेंट भी सिखा दिया और अमेरिका और यूरोप का वहां से पांव भी निकलवा दिया। तो योर बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम एंड रॉ मटेरियल इज नाउ स्टॉर्ट फ्रॉम अफ्रीका। आपके पास ऑल्टरनेट नहीं, आप जहां हाथ डालोगे वहां पे बीआरआई के अंडर में ज्यादातर एशियन कंट्रीज आर नाउ अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ चाइना। तो हम लोगों ने उस वक्त कोई रिएक्ट नहीं करा, ये देख के कि जो चाइना की थियरी थी उसकी जगह हनुमान टोटा में अगर चाइना आके बैठा डेवलप कर रहा है तो उसको एशियन पैसिफिक में अमेरिका हमको बता रहा है कि दैट इज ए वेरी रिस्क फॉर यू, और हम लोग अडानी साहब को ले जाके बोलते सामने वाले किनारे पे आप पोर्ट ले लो। दैट वाज नॉट डिप्लोमेसी। आपको जब चाबार पोर्ट का रिएक्शन था तो चाबार से आपने बिल्कुल किनारा कर लिया अमेरिकन सैंक्शंस के चक्कर में। हालांकि चाबार में तो चाइना उस वक्त नहीं आया था, आपके पास बड़ा मौका था, आप ईरान से वहां से ऑयल भी लगा सकते, आपका डिसीजन कम था, लेकिन क्योंकि आपको कुछ इरादे अलग थे, आपको और किसी को ऑब्लाइज करके अपना रूट बनवाना था, वो नहीं बन पाया, दैट मिजरेबली फेल्ड। तो अभी आप डॉलर की जो पोजीशन की बात कर रहे हो उसमें आपको एक छोटा स्टेटिस्टिक दे दूं कि 2001 में इनका जो ट्रांजैक्शन था डॉलर का, दैट वाज 70%। 2025 आते आते इट हैज रिमेन टू 58%। वो भी क्यों? क्योंकि आपके स्विफ्ट पे अभी भी डोमिनेशन है। अब आप स्विफ्ट को देख रहे हो तो उसके सामने काफी ट्रांजैक्शन 40 कंट्रीज हैव नाउ साइंड विद चाइना डीलिंग इन लोकल करेंसी। वो डीडॉलराइजेशन नहीं है, दैट इज गेटिंग एन ऑल्टरनेटिव टू डॉलर। तो अभी आपने सिस्टम देख लिया कि वोस्ट्रो अकाउंट खुला है, हमने उस पर डिस्कशन करा था, आपकी भी 4 बैंकों को ऑथराइज कर दिया है नोस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए। तो अब जिस करेंसी में मैं पैसा लाऊंगा उसी करेंसी में मैं उस कंट्री से डील करूंगा। अगर कम ज्यादा है तो उधार मांगने वाली बात हो गई, मैं और किसी से मांग लूंगा। और इसका तो बेसिक स्टोन लेइंग तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले ही करके गए थे जब सैंक्शन लगा था ईरान पे। हम लोगों ने धड़ल्ले से उससे ऑयल भी लिया और हमने धड़ल्ले से उसको अनाज भी दिया है। उसका एक सीधा सिस्टम इन्होंने निकाला था कि भाई उन्होंने कलकत्ता की एक यूको ब्रांच में उन्होंने वोस्ट्रो अकाउंट खोला हुआ था। आप जितना भी तेल लेते हो उसका पैसा वहां जमा कराते थे और जो गेहूं बेचते थे वो वहीं पे काट लेते थे, ना उसको स्विफ्ट की जरूरत पड़ी ना उसको डॉलर की जरूरत पड़ी। तो दीज आर द सिस्टम्स जिसको ऑलरेडी ये नाउ दे आर एप्लीकेबल।
और आपको ताजुब लगेगा इसमें, आप देखिए चाइना ने कितने स्मार्ट मूव छुपा छुप करके रखे हैं। देयर आर 10 लार्जेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड, अभी 10 में से टॉप 5 जो है वो सारी की सारी चाइना की है। और व्हाट आर द एसेट होल्डिंग, मैं आपको बता दूं, जो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है दैट इज होल्डिंग 5.7 ट्रिलियन एसेट्स इन डॉलर्स। चाइना मर्चेंट बैंक है 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक है, ये देखो इन्होंने बाइफरकेशन भी करके रखे हैं वर्टिकल। कंस्ट्रक्शन बैंक है दैट इज 5.2 ट्रिलियन। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना दैट इज होल्डिंग 4.59 ट्रिलियन। और बैंक ऑफ चाइना है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो बोलते हैं, दैट इज 4.3 ट्रिलियन। अब ये टोटल करो तो 25.6 ट्रिलियन डॉलर में एसेट चाइना अभी पकड़ के बैठा हुआ है। अब इसको ये रिलीज कब कर रहा है, जब 2 दिन पहले कहीं से एडवर्टाइज करवा दिया गया कि ट्रंप तो ये सोचता है कि 36 ट्रिलियन को वो छोड़ देगा, 0-0 कर देगा, तो उसकी इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया के डॉलर के डोमिनेशन में गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके सामने सडनली चाइना के भी मीडियम से ये कहता है कि भाई जिस दिन ये ऐसा करने की कोशिश करेगा या क्रिप्टो करेंसी पे शिफ्ट होने का, बिटकॉइन पे जाने की कोशिश करेगा, ये 25.6 ट्रिलियन डॉलर बाजार में छोड़ देगा। अब आप इमेजिन करो कि 36 ट्रिलियन का तेरा उधार है, वो तू 0 कर रहा है, और सामने 25 ट्रिलियन की तुम्हारी डॉलर बाजार में अगर चाइना फेंकता है, यू विल नॉट बी देयर एट 50% ऑल्सो। तुम्हारी डॉलर की वैल्यू क्या रह जाएगी, क्योंकि दूसरे कंट्रीज को अभी जरूरत नहीं है डॉलर की। आप देखो जैसे स्विफ्ट की तरह ये डॉलर का डोमिनेशन खत्म कर रहे हैं। चाइना ने स्विफ्ट के सामने CIPS सिस्टम शुरू करी है, दैट इज क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, वो चल रहा है। सारे कंट्रीज उसको ये UPI के बेस पे सारी सिस्टम चल रही है, तो आपको जरूरत नहीं है स्विफ्ट की, आप उसी से पेमेंट ट्रांसफर इनटू करेंसी टू करेंसी कर सकते। रशिया ने SPPS शुरू करा है, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, उससे भी पैसा ट्रांसफर हो रहा है। आपने वोस्ट्रो अकाउंट इंडिया ने भी खोल दिए। और अभी आप पॉपुलेशन वाइज सिर्फ देख लो कि 140 करोड़ अफ्रीका के, 140 करोड़ हमारे और 140 करोड़ चाइना के, 60% आपका पॉपुलेशन और कंज्यूमर मार्केट शिफ्ट हो रहा है। परचेजिंग पावर की बात आ रही है तो चाइना ने अभी युआन ईरान में भी पार्क करना शुरू करे हैं, ताकि उससे क्या होगा कि ईरान के ऑयल सेलिंग इजी हो जाएगा। अमेरिकन सैंक्शंस आर ओवर नाउ। मेरे को अगर दिराम में पैसे लेने तो पास में ईरान खड़ा है, मैं ईरान से ले लूंगा। मेरे को रुपीस में चाहिए तो मैं रुपीस से ईरान में ले लूंगा और उसको मैं पेमेंट कर दूंगा, या मैं बार्टर चलाऊंगा। तो कहीं पर भी कभी भी ब्रिक्स ने कोई अपनी बैंक की बात नहीं करी। अभी लास्ट जो SCO की मीटिंग, उसने उन्होंने बोला कि SCO बैंक बनाने की हम सोच सकते हैं, लेकिन दैट इज अगेन विथ एन लोकल ट्रांजेक्शन। उन्होंने कोई भी कॉमन करेंसी की बात करी नहीं है, वो बीच बीच में सगुफा छोड़ते रहते हैं, लेकिन देयर इज नो प्रोविजन, और वो कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि कॉमन करेंसी अगर आप करते हो तो उसको डील कैसे करोगे और फ्लक्चुएशन को मैनेज कैसे करोगे, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो अभी ये डी-डॉलराइजेशन की बात ये जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि लोग डरने लगे हैं कि अमेरिका पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन अमेरिका को सोच के ये रखना चाहिए कि तेरे को 20 साल से तेरा दुश्मन तैयार खड़ा है, अब तू जो भी रिएक्ट करेगा उसका आप देख लो। जैसे ही तुमने ग्रोक लॉन्च किया है, 24 घंटे में आपने डीप सीक लॉन्च कर दिया और उसके आपकी बाजार बिठा दी। सेमीकंडक्टर्स में आपने बोल दिया कि ASML के पास तो जितनी फोटोलिथोग्राफी की मशीन है वर्ल्ड में एक ही स्वीडिश कंपनी है जो सप्लाई करती है, चाइना ने डेवलप कर लिया। आप अभी तक 5 नैनोमीटर्स पे बैठे थे चिप्स पे लिखने के लिए, वो 2 और 3 माइक्रो नैनोमीटर्स तक पहुंच गया। तो अभी जो कंपटीशन है उसमें किस सेक्टर में आप कॉम्पीट करोगे, और आपको नहीं मानते हुए भी ये मानना पड़ेगा कि चाइना इज एन फैक्ट्री। IT सेक्टर में उसकी मोनोपोली है, रिफाइनिंग और रेयर अर्थ मटेरियल में उसकी मोनोपोली। आप अगर निकाल भी लोगे तो आपको ये प्यूरिफाई कौन करके देगा। तो आपको सिस्टम समझनी पड़ेगी, और उसमें हम लोग तो कहीं है ही नहीं। ये WWF की जो गेम चल रही है उसमें रशिया, चाइना और अमेरिका ही है। हम लोगों को तो अपना कहां से सेफ्टी पोजीशन पकड़ के ये देखना है, उतना ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसमें भी हम कूद पड़ेंगे कि हम विश्व गुरु हैं, तो शायद इससे भी ज्यादा पोजीशन हमारी खराब होगी। वी हैव टू नाउ रियलाइज कि हम अभी भी लोकल पॉलिटिक्स में पड़े हैं। नेपाल में क्या हो रहा है देख रहे हैं, बांग्लादेश में कैसे होगा क्या देख रहे हैं, हम उसी में पड़े हैं। और वहां पे पूरी इकोनॉमिक गेम इज गोइंग टू नाउ फास्ट चेंज। मैं समझता हूँ 6-8 महीने में तो ये पिक्चर ही बहुत क्लियर हो जाएगा। जी, आपने जो बात बताई कि डॉलर 48% ग्लोबल ट्रेड इनवॉइसेस में यूज होता है क्योंकि एक चलित करेंसी है, उसका मतलब ये कोई नहीं है कि डॉलर डोमिनेंस हो जाएगी उससे। 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस अगर मान लीजिए डॉलर में होती हैं, 2024 और 25 का डेटा भी ले लें,
ऑयल कमोडिटीज में पेट्रो डॉलर की क्या कीमत रह गई है आपने समझा दिया। ईरान से हम ऑयल फॉर फूड ले रहे थे, अब आज की डेट में रशियन ऑयल भी आरएमबी पे भी आ जाता है, आप रुपए में भी दे सकते हैं, आप रूबल से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चाइना को डॉलर देके तो रशिया से और तेल नहीं खरीद रहा है, या भारत कोई रशिया को डॉलर देके तो तेल नहीं खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि भाई आप येन देके दे दीजिए या आरएमबी देके दे दीजिए, हमारे पास रुपए की वैल्यू इसलिए नहीं क्योंकि हमारा इंपोर्ट आपसे नहीं है। ठीक है, एक वैलिड ट्रांजैक्शन थी तो उसके लिए ब्रिक्स करेंसी आ गई। ये ब्रिक्स करेंसी को गोल्ड रिजर्व से कोरिलेट करना, पहली बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। और दूसरी बात, जो अब ये नई करेंसीज है, जैसे ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर की आपने बात की, तो ये ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर का जो गोल्ड और नॉन ट्रेडिशनल करेंसी जो गेन कर रही हैं ग्राउंड, और जिसमें सेंट्रल बैंक में ये कहा जाता है कि 1000 टन गोल्ड एनुअली 2022 के बाद से ऐड किया गया है। अगर आरबीआई का डेटा लें तो आरबीआई आल्सो इंक्रीजेस गोल्ड रिजर्व बाय 57.5 टन इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो गोल्ड रिजर्व, गोल्ड का बढ़ता प्राइस, इसकी क्या कहानी है? और इसको ब्रिक्स से रिलेट क्यों किया जा रहा है कि ब्रिक्स करेंसी आ रही है इसलिए चाइना गोल्ड रिजर्व बना रहा है? जरा इसकी भी भ्रांति क्लियर कर दें। गोल्ड रिजर्व डॉलर के लिए तो आप नहीं मान सकते हो, लेकिन अगर आपने बिटकॉइन वाली मिसचीफ करी तो बिटकॉइन का सपोर्ट बेस क्या होगा? कोई भी करेंसी, आज डॉलर भी अगर वर्ल्ड में इतनी पावरफुल हुई है तो उसकी वजह थी कि दैट वाज बेसिकली सेटल्ड अगेंस्ट गोल्ड। पहले डॉलर गोल्ड बेस पे ही था, तभी जाके उसका एक्सेप्टेंस हुआ। वो तो बाद में उन्होंने बदमाशियां करी और उन्होंने निकाल दिया, फिर वो डॉलर छापने लग गए कि डिमांड सप्लाई का मेंटेन करके हमारा दबदबा रखेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा परचेजर था तो पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही थी और वो डॉलर का उसने ऐसे करके डोमिनेशन ले लिया। अब वो पोजीशन है नहीं। यू आर नॉट ओनली द कंज्यूमर इन वर्ल्ड नाउ। आपका यूरोप भी अभी कोशिश करेगा कि भाई मेरा भी यूरो चल जाए। आज यूरोप भी ये तो समझ ही रहा है कि हमारा पाउंड को खत्म करने में या यूरो को खत्म करने में अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अभी जो मैंने आपको बताया कि यूरो का भी 20% डिमांड बढ़ा है, येन का 6% बढ़ गया है, अपना पाउंड का 5% बढ़ा है, चाइना का येन का 2% बढ़ा। इसका मतलब ये हो कि देयर इज सम चेंज। और यूएस ग्रोथ को वैसे आप देखने जाओ तो ब्रिक्स का ट्रेड के सब्जेक्ट में आप देखो तो इनका जो ट्रेड है 4.7% बढ़ा है, उसके सामने डेवलप्ड कंट्रीज का 2.3% बढ़ा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आधा मार्केट कहीं पर शिफ्ट होके जा रहा है, और दैट इज वेरी ऑब्वियस। अभी इसमें आप देखिएगा तो कितने कंट्रीज हैं जो हम पे इस पे चाइना पे डिपेंडेंट है, उसके थोड़े परसेंटेज आप देख लो। नॉर्थ कोरिया 98%, किर्गिस्तान 64%, वो मिनरल रिच कंट्री है। म्यांमार 45%, वियतनाम 38%, मंगोलिया, बांग्लादेश 32-40%। तो इसका ये जो डिपेंडेंट कंट्रीज है वो कहाँ जाएंगी? आज अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर मेरे गांव में एक ही बनिए की दुकान है, वो मेरे को बोल देगा कि भाई मैं 500 की नोटें नहीं लूंगा, आप 100 की दे दो, तो वो 100 का अरेंज मेरे को करना पड़ेगा। आज चाइना माल देने को सबको तैयार है, बोलेगा मेरे को यान में पेमेंट कर दो, आप कहीं से भी ले आओगे। इसीलिए वोस्ट्रो अकाउंट सब कंट्रीज खोल रहे हैं कि उनके पास जो करेंसी पड़ी होगी उसमें उस टाइम पे डील करने का या उसको सब्स्टिट्यूट करवाने का उनके पास रास्ता होगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड कर गया। अब किसी कंट्री के पास मेरा कोई लिमिट नहीं है तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सिस्टम, आप कोलेटरल देते हो बैंक में तब आपको लोन मिलती है। दिस गोल्ड विल बी यूज्ड एज ए कोलेटरल। आज अगर मेरे पास 100 करोड़ का गोल्ड है तो मैं 10-10 करोड़ की 10 कंट्रीज को मैं गारंटी दे सकूंगा कि भाई मैं ये रिजर्व आपके लिए रखता हूं और आप मेरे को लिमिट दे दो और आप धंधा करने दो। एग्जैक्टली दैट सेम सिस्टम दिस इज गोइंग टू वर्क। तो ऑब्वियस है जिसके पास जितना गोल्ड होगा उतनी वो सॉवरेन गारंटी दे पाएगा। सॉवरेन गारंटी आप गोल्ड बेस पे दोगे तो आपके पास फिजिकल गोल्ड चाहिए। अमेरिका और ये करते थे बदमाशियां कि ये फिजिकल गोल्ड अफ्रीका वगैरह से भी गारंटी के चक्कर में ले जाके फिजिकली रखते थे। अभी जैसे न्यूयॉर्क से जापान ने वापस मंगवा लिया है, काफी कंट्रीज ने गोल्ड वापस लेना शुरू कर दिया क्योंकि उनको ये फियर फैक्टर दिख रहा है। तो ये लोगों का ऐसे ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन कोई रिजर्व बैंक के रिटायर्ड ऑफिसरों से बात करो तो बोलते थे कि इसका क्या होगा कि आपके गोल्ड में एक मिंट होगा, वो मिंट में आपके एम्बेसी वालों को बता दिया जाएगा कि ये जो गोल्ड रिजर्व है ये आपका, मतलब लॉकर सिस्टम शुरू हो जाएगा कि आपका, हमने 1 करोड़ का गोल्ड ये रखा हुआ है, ये आपका है, ये रशिया का है, ये इसका है। तो ये होगा कि डी डॉलराइजेशन की बात ही नहीं है। डॉलर तो रखो, अगर मेरे पास डॉलर से भी कुछ माल खरीदना है तो मैं डॉलर रखूंगा। तो एवरी करेंसी इज नाउ गोइंग टू गेट इन इक्वल फुटेज विद द डॉलर। ये होगा, डी डॉलराइजेशन की कहीं बात है ही नहीं। तो आई थिंक अभी नाउ प्रेशर जो अमेरिका पे बिल्ट हो रहा है, क्योंकि अभी भी वो मिसचीफ कर रहा है।
अभी वो इसमें बोलता है मैं 36 ट्रिलियन की मैं 0-0 कर दूंगा, तो आप मर जाओगे उसमें, आप ही का तो साले डॉलर वैल्यू खत्म हो जाएगा। लेकिन वो चाइना को डरा रहा है, तो इमीडिएटली 24 घंटे में चाइना के नेटवर्क ने बता दिया कि ऐसा करेगा, तो जो हमारे पास रिजर्व 36 ट्रिलियन पड़े हैं एसेट्स में, वो हम बाजार में फेंक देंगे डॉलर, तो आपका वैसे ही 50% से टूट जाएगा। तो नाउ दिस इज ए इकोनॉमिकल वॉर कमिंग इनटू इट। वो फिजिकल वॉर से तो अब थक चका है। अभी वो लेटेस्ट आप न्यूज देख लो, रूबियो का और नेतन्याहू का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें पूरी जिम्मेदारी नेतन्याहू ने अपने पे ले ली। अमेरिका को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है कि देख रहा है कि ये जहाज डूबेगा, अभी आज नहीं तो कल डूब जाएगा। नेतन्याहू बोलता है इसमें जो भी मैंने अटैक करे उसमें मैं अकेला ही जिम्मेदार हूं, मेरे को किसी ने कोई वो नहीं करा है। अब दुनिया पूरी जानती कितना झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अभी वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कतर पे अटैक करने के बाद अब गल्फ कंट्रीज भी एक तरफ हो गए। सो यू कैन इमेजिन कि अगर फ्यूचर में कुछ रह गया तो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और इजराइल, बाकी उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अब वो कब तक लड़ लेंगे वो देखना पड़ेगा जी। इसमें दो चीजें मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ प्रोग्राम की समाप्ति से पहले, और एक कमेंट भी करना चाहता हूँ। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो आज नारा दिया ट्रंप ने, और चाइना हैज अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आपने सुना होगा। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के आगे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब ये कोई कोरिलेशन है या नहीं है, इस पर भी दर्शक ध्यान दें। मेरा सवाल आपसे ये है कि चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है $1 ट्रिलियन के करीब है, यूएस का उतना ही ट्रेड डेफिसिट है, 1 ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन डॉलर का उनका ट्रेड डेफिसिट है। और दूसरी तरफ फॉरेनर्स, हम बात कर रहा था आपसे डेट होल्डिंग्स की, चाइना की 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक डेट होल्डिंग गई थी यूएस डॉलर की, और उसके बाद वो घट के 750 के करीब आ गई। सो दे हैव ऑफलोडेड अ लॉट ऑफ देयर डेट होल्डिंग्स आल्सो। फॉरेनर्स का टोटल होल्डिंग यूएस ट्रेजरीज का $8 ट्रिलियन बचा है, जो कि 30% रह गया है आउटस्टैंडिंग एज ऑफ अर्ली 2025, डाउन from 50% during the 2008-9 global financial crisis. तो जी, तो जो यूएस डेट है ट्रेजरीज, $8 ट्रिलियन की जो डेट है, और डिमांड यूएस ट्रेजरीज की स्टैग्नेट हो गई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस ने अभी यील्ड भी इंक्रीज की थी, इंटरेस्ट भी इंक्रीज किया था, उसके अलावा भी उसके खरीदार कम हैं। तो इसको, और जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है, जिसकी वजह से भारत पे 25% और फिर 25% पेनल्टी लगा के टोटल 50% टैरिफ लगाए गए, क्या इस ट्रेड डेफिसिट को ट्रंप मैनेज कर लेंगे या ये और ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा? जनता का सवाल। ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन आपने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। आपने चीजें सस्ती करने के बजाय महंगी कर दी। अगर मैं यहाँ पे कंसेशंस लेके उसी रेट में मैं अपना प्रॉफिट मेंटेन करके अमेरिका को माल दे देता हूं, तो टैक्स तो तेरे लोग भरने वाले हैं। और वो ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे हो कि वहां पे जैसे रातों रात मॉल्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं, मोटल्स बंद हो रही हैं। व्हाई इज दैट? टूरिज्म आपका कम हो गया है। अभी वो आप उनको बोलते हो कि रोज के कम से कम 3000 इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालो बाहर, ऐसा करो। अभी वो क्या कर रहा है? वो डैमेज कंट्रोल कर रहा है कि अपना कॉस्ट कटिंग करेगा वो? इट इज टू लेट फॉर हिम टू डू दैट। अभी आप इसमें देखिएगा तो एक एक्सपेरिमेंट चाइना ने मेरे ख्याल से 2013 में करा था। उसने सडनली 1.3 ट्रिलियन उसने रिलीज कर दिए थे। उस वक्त क्या पोजीशन खड़ी हो गई, एक सिर्फ अपन पाउंड में बात करेंगे तो पाउंड उस वक्त 0.697 पे था। वो सडनली बाय 24, ये डीडॉलराइजेशन का आप ये जो बोल रहे हैं कि ये डॉलर अगर वीक करना है तो चाइना के पास ये हथियार है, उसका रिएक्शन 24 में वो 0.69 से आपका पाउंड हो गया 0.966। ये डिफरेंस आप देख लो कि जैसे ही डॉलर थोड़ा कम होगा तो दूसरे लोग बैठे हैं घुसने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सीधा येन और डॉलर के बीच में ही झगड़ा है। यूरो भी घुसेगा, आप उसमें भी ट्रेड करोगे। तो ये हो गया कि इंडिया का अगर आप पोजीशन पकड़ोगे तो 65-75% आपका लोकल डोमेस्टिक मार्केट है। 25 का जो आप फॉरेन एक्सचेंज पे डिपेंड करते हो उसमें 17% ही अमेरिका का है। उसमें भी 10% आपका आईटी सेक्टर है। तो 7% से आपका क्या कौन सा आगे पीछे हो जाने वाला है? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये लोग कोई इंटेंशन के अंदर ये बोल रहे होंगे कि हमारा डॉलर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके सामने और एक गलती हम लोग कर रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे कंट्रीज ने, आज अगर आप दुबई में देखो तो उन्होंने रेड कारपेट सिस्टम शुरू कर दिया। दे आर रेडी टू हैंडल एटलीस्ट 1.5 करोड़ पैसेंजर्स पर डे। तो आपने अगर वो आप जैसे डिजिटल यात्रा हम लोगों ने शुरू करी है, उसमें एक बार आप रजिस्टर हो गए तो आपका अगर सारा डॉक्यूमेंट्स उसका ऑफिसर वहां बैठे देखे तो यू कैन वर्क आउट।
आज भी डीजी यात्रा में आप अभी एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपको लाइन में नहीं लगना है, आप सीधा सिक्योरिटी में जा सकते हो क्योंकि डीजी यात्रा आपका पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज कर देता है। तो ये सिस्टम्स में टूरिज्म बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी आपको अगर सब कंट्रीज की करेंसी जमा करनी है तो आपके पास सबसे बड़ा सेक्टर है, दैट इज टूरिज्म। बिल्कुल। टूरिस्ट और आएंगे। आपकी चाइना ने जी, सडनली 29 दिन के लिए फ्री कर दिया। देखो, चाइना से इफ यू पासपोर्ट यू कैन वॉक इन फॉर 29 डेज, तो आप समझ लो ये वीजा का खर्चा भी खत्म है, आप वहां भी जा रहे हो। तो सब लोग जब टूरिज्म पे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम उसका उल्टा करते चले जा रहे हैं। तो आई थिंक वी विल हैव टू रीथिंक कि हमको इकोनॉमी में अभी दुनिया भर की करेंसी आपको लानी है, तो उसके लिए आपके पास कौन सा रोड मैप है। जी जी। आपने ब्रिक्स के बारे में जो बात की, मैं थोड़ा सा उसको और बढ़ा देता हूं। ब्रिक्स नेशंस व्हिच इज एक्सपेंडेबल टू इंक्लूड इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई हैव कंडक्टेड 20% ऑफ इंटर ग्रुप ट्रेड इन लोकल करेंसीज एज ऑफ मिड 2025। यानी कि लोकल ट्रेड 20% उनका हो गया है, अप फ्रॉम 10% 2022, यानी कि 100% इजाफा हुआ है, 10% का इजाफा हुआ है। चाइना ने 40 बायलैटरल करेंसी स्वैप लाइंस खोल दी हैं with developing countries, enabling yuan denominated trade with Brazil and यस Argentina also. Russia and India have settled some oil trades in rupees and rubles, जिसकी मैंने जिक्र किया. However, the yuan global reserve share is tiny, यानी कि 2%, limited by China's capital control and lack of full convertibility. Gold and alternative is only for central banks to strengthen the currency and the promise that they are paying by issuing the note. It has got nothing to do with de-dollarization. It is nothing to do with trade. Trade is as per आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आप कितना सस्ता माल बना सकते हैं, कब तक शिप कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सारा गेम उसका है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स को कंट्रोल करके सोचेंगे कि आप सूदखोर बन जाएंगे या आप लाला बन जाएंगे, फसल उगाएगा किसान, खाएगा कंज्यूमर, पैसे लाला को मिलेंगे, तो लाला का काम अब नहीं चलेगा, क्योंकि किसान भी जागरूक हो गया है, वो डायरेक्ट माल अपना बेच सकता है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।